हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए व्यक्तिक भिन्नता जो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, उसके 84 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार पूरा देख लीजिएगा। जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। इतने क्वेश्चन यदि आप लगा लेंगे तो व्यक्तिक भिन्नता से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो वो सब आप लोगों से बनेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं, नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने भाई दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं एमपी टेट का और जो भी टेट एग्ज़ाम का, जो भी जहाँ जहाँ से जो लोग देख रहे हैं, ठीक है, जिनका भी ये टीचिंग का एग्ज़ाम है वह सभी आप लोगों के लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। एक मिनट। देखिए, अब फ्रेंड्स हम आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे दें व्यक्तिक भिन्नता के ऊपर से। व्यक्तिक भिन्नता क्या कहलाती है फ्रेंड्स? कि कोई भी व्यक्ति हो वह एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है, भिन्न होता है गुण में, आचरण में, ठीक, और हर चीज़ में वह शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ठीक है, इन सब चीज़ों में वह कैसा रहता है? भिन्न होता है। चाहे वह जुड़वा भाई बहन ही क्यों ना हो, पर उन दोनों में भी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो एक दूसरे से भिन्न ना हो, किसी न किसी चीज़ में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो ये व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है फ्रेंड्स। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और भी आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट होंगे वह क्लियर होंगे व्यक्तिक भिन्नता पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। देखिए, व्यक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो व्यक्तिक चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, व्यक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण किया जाता है। तो जो व्यक्तिक भेद होते हैं उनका अध्ययन, ठीक है, और सामान्यीकरण, मतलब उनका अध्ययन और सामान्यीकरण किया जाता है। तो देखिए, विभेदात्मक विधि द्वारा या परीक्षण विधि द्वारा या तुलनात्मक विधि द्वारा या गाथा विधि द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम अध्ययन सामान्यीकरण भेदों का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, तो व्यक्तिक भेदों का अध्ययन और सामान्यीकरण करेंगे तो वह करेंगे हम विभेदात्मक विधि के द्वारा। ठीक है, तो भेदों का अध्ययन किससे करेंगे? विभेदात्मक विधि के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, वह जाएगा ए पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, लड़के मारपीट, झगड़ा, खेलकूद अधिक पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां वस्त्र पहनने, गुड़िया खेलने तथा घरों के काम पर ध्यान लगाती हैं। यह विभेद कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यह विभेद क्या कहलाता है? सीखने में भेद, ठीक है, योग्यता संबंधी विभेद या रुचि संबंधी भेद, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यह कहलाता है, सब लड़कियों की अपनी रुचि होती है, लड़कियों की अपनी रुचि होती है, ठीक है, तो यह जो कहलाता है रुचि संबंधी भेद। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका जाएगा सा। नेक्स्ट पर देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता देखिए बौद्धिक भी होती है, शारीरिक भी होती है और व्यक्तित्व संबंधी भी होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है वो बौद्धिक, शारीरिक और व्यक्तिगत, क्योंकि बुद्धि के अनुसार भी व्यक्ति अलग होता है। शरीर भी सबका एक सा चेहरा, एक सा कलर, ये सब चीज़ नहीं होती है ना। तो शारीरिक जो है वो वंशानुक्रम पर जाता है और सभी का वंशानुक्रम अलग अलग होता है। ठीक है, और व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता यह भी सबकी अलग होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं यदि किसी भी व्यक्ति में होती है तो वो बौद्धिक, व्यक्तित्व और शारीरिक संबंधी होती है। इसलिए आपका आंसर जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान हैं, ठीक है। बाह्य रूप से मतलब देखने में, ठीक है। बाह्य रूप से मतलब बाहरी रूप से देखने में, ठीक। लेकिन आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है, ऐसी व्यक्तिगत भिन्नताएं कहलाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो बाह्य रूप से का मतलब होता है कि व्यक्ति देखने में एक समान लगते हैं, लेकिन जब उनकी आंतरिक जो योग्यता होती है, ठीक है, वह कैसी होती है, एक सी नहीं होती, अलग अलग होती है। तो ऐसी भिन्नता को क्या कहते हैं? तो देखिए, ऐसी भिन्नता को क्या कहते हैं? क्या व्यक्तित्व कहते हैं, क्या बाह्य भिन्नता कहते हैं? क्योंकि बाह्य भिन्नता तो हो नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि बाहरी रूप तो व्यक्ति अपन देख सकते हैं, लेकिन आंतरिक भिन्नता हमको समझ में नहीं आती, आंतरिक भिन्नता हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, क्योंकि क्या बोल रहे हैं कि लेकिन आंतरिक योग्यता की दृष्टि से समरूप नहीं होते, तो यह जो भिन्नता होगी वह कहलाएगी हमारी आंतरिक भिन्नता। इसका राइट ऑप्शन जाएगा सा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज फ्रेंड्स, आप लोगों के जितने भी डाउट होंगे वो सब क्लियर होंगे व्यक्तिगत भिन्नता को लेकर, ठीक है। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना और पूरे क्वेश्चन देखना। यदि आप लोग इनको देख लेंगे तो आप लोगों के कम से कम 5-6 क्वेश्चन करेक्ट बनेंगे आप लोगों से, ठीक है। इसी से बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, आगे आगे चलना। बहुत अच्छा क्वेश्चनों का पैटर्न है, आप लोग देखोगे तो बस बोलोगे कि बस आज मज़ा आ गया, कुछ बहुत अच्छा हमने पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो देखो, दो व्यक्ति समान नहीं होते, दो व्यक्ति समान नहीं होते, ठीक। और व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन संभव है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन जो है संभव है। व्यक्तिगत भिन्नता सार्वभौमिक होती है। तो फ्रेंड्स, आपका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा उपयुक्त सभी पर। देखिए, दो व्यक्ति समान नहीं होते, बिल्कुल सही है, ठीक। व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन संभव है, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन संभव है, ठीक है, असंभव नहीं है, संभव है। आंतरिक भिन्नता और बाह्य भिन्नता दोनों का मापन संभव है, ठीक है, लेकिन इनकी विधियां जो कैसी रहती हैं, थोड़ी महंगी रहती हैं, है ना। और इनका जो आंतरिक जो भिन्नताओं का मापन किया जाता है तो वो ऐसे वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है, ऐसे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है जो बहुत मतलब बहुत जानकार हो उस चीज़ के बारे में, ठीक है, बहुत ज्ञानी हो उस चीज़ के बारे में, ठीक है। हर कोई व्यक्ति आंतरिक भिन्नता का मापन नहीं कर सकता है फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन बाह्य भिन्नता का मापन सभी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। व्यक्तिगत भिन्नता सार्वभौमिक होती है, हाँ ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता होती सार्वभौमिक होती, मतलब सभी व्यक्ति कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, चाहे वो कहीं भी चले जाएं, पूरे विश्व में चले जाएं, हर जगह पर व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक है। चलिए 6 क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, मोटे रूप से व्यक्तिगत विभेद को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो बोल रहे हैं कि मोटे रूप से व्यक्तिगत विभेद को कितने रूपों में विभाजित किया गया है? तो व्यक्तिगत विभेद को फ्रेंड्स 3 रूपों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह जाएगा हमारा सा पर, ठीक, वह जाएगा सा पर जाएगा, 3 रूप से विभाजित किया गया है। चलिए इसके हम आगे चल के भी देखेंगे कि इनके व्यक्तिगत विभेद क्या हैं, ठीक। सभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों को व्यक्तिगत भिन्नता पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, ठीक है, उसके आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है। तो देखिए क्या सहायता मिलती है? शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में, ठीक है, शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में मिलती है क्या, या छात्रों के वर्गीकरण में मिलती है, या शिक्षण विधि के चयन में मिलती है, या उपयुक्त मेथड से सभी मिलती है? तो बताइए फ्रेंड्स, आप लोगों को किस में मिलती है? तो यह मिलती है फ्रेंड्स उपयुक्त सभी,
ठीक है। तो देखिए शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में भी मिलती है, क्योंकि भिन्न व्यक्ति हैं तो अलग अलग तरीके से वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अलग अलग व्यवसाय चुनेंगे, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम उनको व्यवसाय के निर्देश भी दे सकते हैं। यदि हम बालकों की भिन्नताओं के बारे में हमको पता चल जाए तो हम उनको अलग तरीके से शिक्षित भी करेंगे और व्यवसाय के लिए निर्देश भी देंगे कि कौन सा बालक किस व्यवसाय के लिए ठीक है। ठीक है, छात्रों का वर्गीकरण भी कर सकते हैं हम भिन्नताओं के आधार पर, ठीक है, और शिक्षण विधि का चयन भी कर सकते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं क्या जन्मजात होते हैं? ठीक, क्या जन्मजात होते हैं या जन्म के बाद होते हैं या आनुवांशिक होते हैं? तो कैसे होते हैं प्रतिभाशाली बालक? फ्रेंड्स यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो फ्रेंड्स प्रतिभाशाली जो होती है ना वो है जन्मजात होती है, ठीक है ना। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं। इसको आप लोग बिल्कुल याद रखना, ना तो ये जन्म के बाद होते हैं और ना ही आनुवांशिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। मौलिकता का गुण पाया जाता है। तो देखिए मौलिकता का गुण किस में पाया जाता है फ्रेंड्स? प्रतिभाशाली बालकों में पाया जाता है क्या मौलिकता का गुण? सृजनशील बालकों में पाया जाता है या धनी परिवार के बालकों में पाया जाता है या शिक्षित माता पिता के बालकों में पाया जाता है मौलिकता का गुण? तो देखिए फ्रेंड्स मौलिकता, ठीक है, मौलिकता का जो गुण पाया जाता है फ्रेंड्स वह पाया जाता है सृजनशील बालकों में, ठीक है। क्यों पाया जाता है सृजनशील बालकों में मौलिकता का गुण? क्योंकि फ्रेंड्स वो नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करते हैं, खोज करते हैं या निर्माण करते हैं, ठीक है। तो वो किसी भी मान लो कि कोई बालक में चित्रकारी बहुत अच्छी है तो वह चित्र बनाएगा तो उसमें कैसा बनाएगा कि इसमें क्या होना चाहिए? मौलिकता होनी चाहिए, इसमें यथार्थता होनी चाहिए, है ना। यह हम चित्र ऐसा बनाएं कि लोग कैसे देखें कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यह बिल्कुल कैसा है? सजीव है, मौलिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। समझ गए होंगे फ्रेंड्स मौलिकता का गुण किस में पाया जाता है? सृजनशील बालक में। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स मानसिक स्वास्थ्य बोल रहा है, ठीक है। तो हमें वर्ड पकड़ना है कि पूछ क्या रहे हैं, पहले एक क्वेश्चन देखना। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए विकास के लिए पाठ्यक्रम जो है कैसा होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक कैसी, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो देखिए इसका जो आप क्षमता के अनुकूल होना चाहिए, क्या मानसिक स्वास्थ्य के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अत्यंत सरल होना चाहिए या रुचियों के अनुकूल होना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले क्षमता के अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि जैसा बालक है उसकी क्षमता है, ठीक है, वह शिक्षा ग्रहण करने की, वह पाठ्यक्रम ग्रहण करने की वह समझ सकता है, ठीक है, या कम समझ रहा है या ज़्यादा समझ रहा है तो उसकी क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। सेकंड देखो अत्यंत सरल होना चाहिए, तो यह तो नहीं हो सकता, क्योंकि आदि पाठ्यक्रम बहुत होशियार बालक है और अत्यंत सरल दे देंगे तो उसके लिए पाठ्यक्रम का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। तो यह तो नहीं होगा फ्रेंड्स। अब देखिए यह देखिए रुचियों के अनुसार, ठीक, तो कैसा होना चाहिए? अब लास्ट बोल रहा है कैसा हो? रुचियों के अनुसार। तो देखिए फ्रेंड्स हाँ, बालक यदि रुचि लेके पढ़ता है तो बालक जल्दी सीखता है, ठीक है ना। तो कैसा होना चाहिए? रुचियों के अनुसार, रुचियों के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। बोरिंग नहीं होना चाहिए, यदि बोरिंग होगा तो बालक नहीं सीखेगा, ठीक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा फ्रेंड्स आ और बा दोनों पर, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो रहेगा वह रहेगा दा पर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। आज एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाएंगे ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। एक बालक प्रतिदिन कक्षा में भाग जाता है, वह बालक है, देखो कक्षा में नहीं है फ्रेंड्स, यह लिखना कि कक्षा से भाग जाता है, ठीक है। कोई बालक है, आप लोगों ने भी देखा होगा, स्कूल में पढ़ते होंगे, हम लोग पढ़ते थे स्कूल में तो देखते थे कि कई बच्चे क्या रहते थे कि एक दो पीरियड के बाद क्या करते थे? भाग जाते थे, या मैथ्स का पीरियड आता था तो वह भी भाग जाते थे स्कूल से, ठीक है। या कोई चीज़ उन लोगों से नहीं बनती थी या कोई होमवर्क कंप्लीट करके नहीं लेके आता था तो वह भी भाग जाता था, ठीक है। तो देखिए क्या प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता था।
तो वह बालक कैसा होगा? सामान्य बालक। तो सामान्य बालक हो नहीं सकता, क्योंकि सामान्य बालक अपना होमवर्क प्रॉपर कंप्लीट करता है, ठीक है, ठीक से पढ़ता है। विकलांग बालक क्यों भागेगा? ठीक है ना, वो तो शारीरिक रूप से विकलांग है, तो वो क्यों भागेगा? तो वह प्रतिभाशाली बालक, तो प्रतिभाशाली बालक भी नहीं भागेगा, ठीक है ना, वो तो सब कुछ जानता है, सब चीज़ प्रॉपर करता है। तो जो चीज़ में कोई कमी होगी पढ़ाई से संबंधित, तो वही भागेगा। तो वह कौन सा था? पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक स्कूल से, कक्षा से भाग जाता था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा फ्रेंड्स हमारा सा पर जाएगा, जो होगा पिछड़ा बालक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, खेल विधि कौन से स्तर में उपयोगी है? तो फ्रेंड्स खेल विधि जो है वह किस स्तर के बालकों में उपयोगी है? तो देखिए, तो खेल विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी जो होती है फ्रेंड्स, देखिए खेलते तो प्रायः सभी बच्चे हैं, ठीक है, चाहे उच्च स्तर के हों या माध्यमिक स्तर के हों या प्रारंभिक स्तर के हों, लेकिन वो खेल विधि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, खेल के द्वारा पढ़ाते हैं, बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो वह कहलाती है खेल विधि। खेल विधि के द्वारा हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, ठीक है। तो वह सबसे अधिक उपयोगी होती है, वह होती है प्रारंभिक स्तर के बालकों के लिए, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, प्रारंभिक स्तर के बालक होते हैं, KG1 KG2 नर्सरी बच्चे होते हैं, ठीक है। वो बच्चे खेल खेल में पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है ना, उनको खेल ज़्यादा अच्छा लगता है, और बच्चों को समझ में भी नहीं आता कि हम खेल रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से उन लोगों को शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, मनस्तापी बालकों की समस्या नहीं है। मनस्तापी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मनस्तापी का मतलब ये होता है कि बच्चे मानसिक रूप से कैसे रहते हैं, मतलब ज़्यादा बोलने वाले नहीं होते हैं, ठीक है, अपने में ही रहते हैं, ठीक है। तो मनस्तापी जो बालकों की समस्या नहीं है। तो क्या सीखने में धीमी गति? तो ठीक है, वो धीमी गति से समस्या नहीं है, पूछ रहे हैं, ठीक है, उनकी कौन सी समस्या नहीं है। तो हाँ, मनस्तापी बालक जो होता है वो धीमी गति से भी सीख सकता है, शारीरिक दोष भी उसमें हो सकते हैं, ठीक है। और वह क्या करता है? अमूर्त चिंतन का अभाव होता है, ठीक है ना, क्योंकि वह मानसिक रूप से मंद है ना, ठीक है। तो अमूर्त चिंतन का अभाव ही उसमें होता है, ठीक है। लेकिन उसमें समस्या नहीं होती किसकी? मौलिकता की, ठीक है, मौलिकता की समस्या नहीं होती। तो देखिए, मनस्तापी का मतलब होता है फ्रेंड्स जो मंद बुद्धि बालक होते हैं ना, तो देखिए मंद बुद्धि बालक क्या होते हैं? स्कूल में वह धीमी गति से भी सीख सकते हैं, उनकी समस्या, एक मिनट, हाँ, तो वो धीमी गति से भी सीख सकते हैं बालक, ठीक। और शारीरिक दोष भी उनमें होता है और अमूर्त चिंतन भी होता है, लेकिन मौलिकता की समस्या उनमें नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा सा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, उच्च रचनात्मकता वाले विद्यार्थियों में होगी। उच्च रचनात्मकता मतलब जो सृजनशील बालक होते हैं, ठीक है, तो उच्च रचनात्मकता वाले विद्यार्थियों में होगी। तो क्या होगी? निम्न बुद्धि होगी। तो भाई उच्च रचनात्मकता है तो यह तो निम्न बुद्धि वाले बालक तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है, तो यह तो नहीं होगा। बुद्धि का निम्नतम स्तर यह भी नहीं होगा, क्योंकि उच्च रचनात्मकता वाले हैं ना, ठीक। जब उच्च रचनात्मकता वाले तो औसत भी नहीं होगा, ठीक। तो उच्च रचनात्मकता वाले बालक होंगे उच्चतम बुद्धि। तो राइट ऑप्शन आपका जाएगा दा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रतिभाशाली बालक वह होता है, देखिए इस प्रतिभाशाली बालक के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो माता पिता का आज्ञाकारी होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, तो प्रतिभाशाली बालक कोई अलग से नहीं कर रहा, ठीक। नेक्स्ट पर देखते हैं फ्रेंड्स, जो सामान्य बुद्धि बालक से सभी बातों में श्रेष्ठ होते हैं। जो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं उनसे सभी बातों में कैसे होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं। ए हो सकता है, ठीक। तो आगे भी देख लेते हैं, जिसकी बुद्धि लब्धि 80 होती है, 80 से निम्न होती है, तो यह तो नहीं होता है, ठीक है, 80 से। और जो बालक प्रतिभा वाला होता है, सामाजिक प्रतिभा वाला होता है, तो यह भी नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह हमारा जाएगा जो सामान्य बुद्धि वाले बालकों से सभी बातों में श्रेष्ठ हो। राइट ऑप्शन जाएगा बा पर। नेक्स्ट पर देखते हैं। देखिए, प्रतिभाशाली बालक की पहचान अधिकतर जिसके द्वारा होती है वह है,
किसके द्वारा होती प्रतिभाशाली बालकों की पहचान? तो फ्रेंड्स देखिए, बुद्धि परीक्षण के द्वारा होती है क्या, निष्पादन के द्वारा होती है, प्रश्नावली के द्वारा होती है, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा होती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा दा पर फ्रेंड्स, उपलब्धि परीक्षण। मतलब प्रतिभाशाली जो बालक होता है वह इसके लिए उपलब्धि परीक्षण के द्वारा उसकी पहचान होती है कि जो चीज़ हम सिखा रहे हैं बच्चों को, जैसा हम बच्चों को पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, तो वह सामान्य बालकों से कैसा होता है, अधिक श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? तो उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा पता चलेगा। ठीक है, कि उसने कितना उपलब्ध किया है, कितना उसने सीखा है, कितना वो उसमें नॉलेज है उस चीज़ का। ठीक है, तो इसके द्वारा उसको पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जो मंदबुद्धि बालक हैं उनकी विशेषता क्या नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो उसके हमें विशेषता है पता करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, सीखने की मंद गति, तो मंदबुद्धि वाले बालक की विशेषता है कि वह मंद गति से सीखता है। अमूर्त चिंतन का भी मंद बुद्धि वाले व्यक्ति में बालक में अभाव होता है, और शारीरिक दोष भी होता है। ठीक है, लेकिन उसकी जो विशेषता जो नहीं है वह क्या है, मौलिकता। यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए अभी वो उसने भी पूछा था ना कि मंद गति, जिसमें हमने आपको बताया था ना कि मंद बुद्धि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत विधि आती है, तो जो मनोवैज्ञानिक विधि है उसके अंतर्गत कौन सी विधि आती है? तो देखिए, मनोनाटकीय विधि आती है, स्वतंत्र साहचर्य विधि आती है, या स्वप्न विश्लेषण विधि आती है? तो मनोविज्ञान के अंतर्गत विधि आती है, तो कौन सी विधि आती है फ्रेंड्स? इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह जाएगा हमारा डी पर, क्योंकि ये सभी विधि मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, मनोनाटकीय विधि आती है ना, स्वतंत्र साहचर्य नियम विधि आती है, और स्वप्न विश्लेषण विधि भी आती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। पिछड़े बालक के चयन की विधि निम्न में से है। तो जो पिछड़े बालक होते हैं, ठीक है, तो पिछड़े बालक कौन होते हैं? वह बालक पिछड़े बालक कहलाते हैं जो अपने साथ के बालकों, जो अपने कक्षा के बालकों के साथ में मतलब सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, मतलब वो अपनी क्लास में अपने सब्जेक्ट में पिछड़े हुए होते हैं। ठीक है, और वह अपनी कक्षा से एक कक्षा के नीचे के बालकों के या पाठ्यक्रम के बारे में वह नहीं बता पाते हैं। मतलब कहने का मतलब पाठ्यक्रम के बारे में नहीं बता पाते, कि जैसे कि वो 7th क्लास में है, लेकिन वो उनसे यदि 6th क्लास के बारे में किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए तो वह नहीं बता पाएंगे। यह कहलाते हैं पिछड़े हुए बालक। ठीक है, तो देखिए, पिछड़े बालकों के चयन की विधि निम्न में से है। तो पिछड़े बालकों की चयन कैसे पता करेंगे कि बालक कैसा पिछड़ा हुआ है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए, कथा विश्लेषण की विधि के द्वारा करेंगे, या खेल विधि के द्वारा करेंगे, या निष्पत्ति विधि के द्वारा करेंगे, या मनोवैज्ञानिक विधि के द्वारा करेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, विश्लेषण विधि के द्वारा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कथा विश्लेषण तो भाई कथा का विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक है, कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं, तो उससे उनकी निष्पत्ति, उसके चयन के बारे में नहीं पता चलेगा। खेल विधि के द्वारा भी नहीं पता चलेगा, और मनोवैज्ञानिक विधि के द्वारा भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, उसका पता किससे चलेगा? निष्पत्ति विधि के द्वारा ही, निष्पत्ति निरीक्षण के द्वारा ही पता करेगा कि यह बालक पिछड़ा है या नहीं है। ठीक है, कि मतलब उसके जिस क्लास में वह पढ़ रहा है उसके बारे में निष्पत्ति के इसके बारे में इसको सब आता है या नहीं आता है, या किस चीज़ में यह पिछड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ से उनकी निष्पत्ति के बारे में, पूरा पाठ्यक्रम की निष्पत्ति के बारे में, उनकी निष्पत्ति के बारे में ही, परीक्षण के बारे में है पता करके कि बालक पिछड़ा है, इसका चयन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण, देखिए मानसिक रूप से बालक अस्वस्थ हो रहा है, शारीरिक रूप से नहीं। कैसा अस्वस्थ हो रहा है? मानसिक रूप से, मतलब उसको चिंता है, मानसिक रूप से वो अस्वस्थ है। तो कैसे? देखिए, विद्यालय का वातावरण उसका कैसा है? सामाजिक वातावरण और पारिवारिक वातावरण। देखिए फ्रेंड्स, यदि विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं है तो वह भी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएगा। यदि समाज का वातावरण ठीक नहीं है तब भी वह मानसिक रूप से उसको डिप्रेशन में जाएगा। और पारिवारिक यदि उसका वातावरण तनावपूर्ण, लड़ाई झगड़ा वाला है ना, माता पिता में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, परिवार में आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, यदि परिवार का वातावरण ठीक नहीं है तब भी बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ होगा। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा दापन।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं फ्रेंड्स। 21, निम्न में से समस्यात्मक बालक कौन सा है? फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने इतने क्वेश्चन कर लिए तो आप लोगों के यहाँ से क्वेश्चन कहीं नहीं बनेंगे आपके, ठीक है, कहीं जाने वाले नहीं, सब क्वेश्चन आपके इन्हीं क्वेश्चनों में से मिलेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं कि निम्न में से समस्यात्मक बालक कौन सा है? तो समस्यात्मक बालक, अभी हम समस्यात्मक बालक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड, समस्यात्मक बालक वो बालक कहलाते हैं फ्रेंड्स जो अपने साथ के बालकों के साथ या उसके ऐसी गतिविधियां हों जो समस्या उत्पन्न करें, शिक्षक के लिए और बालकों के लिए समस्या उत्पन्न कर दें, ठीक है, वो कहलाते हैं समस्यात्मक बालक। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पिछड़े बालक होते हैं, ये पिछड़े बालक समस्यात्मक बालक नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ाई में पिछड़े बालक होते हैं, ठीक है, पढ़ने लिखने में वो कामचोर टाइप के बच्चे होते हैं, पिछड़े रहते हैं, उनको नहीं करना रहता, उनको नहीं पढ़ना रहता, ठीक है, इस टाइप के बालक रहते हैं। मंदबुद्धि बालक समझते हैं कि भाई हमारा मानसिक विकास इसका अच्छे से नहीं हुआ हो, तो ये भी मंदबुद्धि बालक है, ठीक है, ये समस्यात्मक बालक नहीं। समस्यात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक भी समस्यात्मक बालक नहीं है, ठीक है। ये तीनों फ्रेंड्स विशिष्ट बालकों में आते हैं। किस में आते हैं? तीनों विशिष्ट बालकों में। आ रही बात समझ में? ये तीनों विशिष्ट बालकों में आते हैं, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक और प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट बालकों में आते हैं। लेकिन समस्यात्मक बालकों में आता है चोरी करने वाला बालक, ठीक है, कोई जो ऐसे कार्य करे जो जिसके कारण समस्या उत्पन्न हो जाए शिक्षक के लिए और बालकों के लिए, माता पिता के लिए, तो वह कहलाता है समस्यात्मक बालक, ठीक है। चोरी करना है, लड़ाई झगड़ा करना है, मारना है बच्चों को, ठीक है, इस टाइप से गाली गलौज करना है, ठीक, ये सब कहलाते हैं समस्यात्मक बालकों के लक्षण, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, एक बच्चा एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतानें होती हैं, क्यों? तो देखिए, एक माता पिता की अलग अलग रंग की संतानें क्यों होती हैं, ठीक है, तो यह किस क्यों होती हैं? रक्त के कारण होती हैं? तो ऐसा तो कुछ नहीं कि रक्त तो सभी का एक जैसा होता है, ठीक है, तो क्या रक्त के कारण होती हैं, ठीक, या मौसम के कारण होती हैं? तो नहीं, मौसम के कारण एक अलग अलग नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जीव कोष के कारण होती हैं या वंश सूत्र के कारण होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो एक माता पिता की अलग अलग संतान रंग की होती हैं, अलग अलग रंग की होती हैं संतानें, तो वह होती हैं फ्रेंड्स जीव कोष के कारण, ठीक है, जीव कोष के कारण होती हैं। इनको इतना याद रख लेना, ठीक है, रक्त के कारण, मौसम के कारण या वंश सूत्र के कारण नहीं होती, जीव कोष के कारण होती हैं। फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को कठिन लगे या जो भी आप पहली बार सुन रहे हो या आपको कठिन लग रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर हमारे अकॉर्डिंग ऐसा होगा या गलत होगा आपके अकॉर्डिंग, तो उसको आप लोग क्या करना, उसको लिख लेना कॉपी में, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना और लिख लेना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। तो देखिए, अभी समस्यात्मक बालक देखा था हमने, लेकिन बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है, मतलब कोई व्यवहार कर रहा है तो वह समस्यात्मक कारण नहीं है। तो देखिए, तो इसका जो सबसे पहले देखिए कि निर्धनता, तो निर्धनता कोई समस्यात्मक कारण नहीं है बालक का, ठीक है। अत्यधिक लाड़ प्यार भी कारण नहीं है व्यवहार का, ठीक है। मनोरंजन की सुविधा, एक मिनट, हाँ देखिए फ्रेंड, क्या है? निर्धनता है। देखिए, निर्धनता कारण है समस्यात्मक व्यवहार का। यदि बालक निर्धन होगा, बालक की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, तो बालक क्या करने लगेगा? चोरी करने लगेगा, ठीक है, तो निर्धनता कारण है, ठीक है। अत्यधिक लाड़ प्यार से भी, कई आप लोगों ने सुना होगा ना कि ज़्यादा लाड़ प्यार में बच्चा बिगड़ गया है, तो अत्यधिक लाड़ प्यार भी बच्चों के लिए मतलब जरूरी नहीं है, ठीक है ना, तो यह भी बच्चों को बिगाड़ सकता है, समस्यात्मक बालक बना सकता है। अनैतिक व्यवहार भी, अनैतिक व्यवहार तो है ही है समस्यात्मक व्यवहार, ठीक है, लेकिन मनोरंजन की जो सुविधा होती है ना फ्रेंड्स, यह जो है यह समस्यात्मक व्यवहार नहीं है समस्यात्मक बालकों का, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखना कि निर्धनता का कारण भी हो सकता है, अत्यधिक लाड़ प्यार में भी बालक बिगड़ सकते हैं, अनैतिक व्यवहार भी जो है समस्यात्मक बालक का व्यवहार है, ठीक है, लेकिन मनोरंजन की सुविधा यह नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। छात्रों को व्यवहार
व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने का दावा करने वाली पद्धति। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी पद्धति है जो छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने का दावा करती है? तो फ्रेंड्स वह है, क्या आगमन विधि है, क्या पाठ्य पुस्तक विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, या निगमन विधि है? तो यह जो है व्यवहारिक ज्ञान का प्रदान करने का दावा प्रदान करने वाली वह कहलाती है फ्रेंड्स प्रोजेक्ट विधि। ठीक है ना। प्रोजेक्ट विधि से आप बोलोगे कैसे है प्रोजेक्ट विधि व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है? तो देखिए फ्रेंड्स, तो प्रोजेक्ट में जैसे 4-5 बालकों का या समूह, बालकों के समूह को अपन देते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, कि भाई इतने बच्चे हैं, या 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, ये सभी मिलके इसको ये प्रोजेक्ट बनाना है। तो जब वो लोग बालक जब एक दूसरे से प्रोजेक्ट बनाने में एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं कि भाई प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो इससे उनमें क्या होता है, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है ना, व्यवहारिक ज्ञान मिलता है, एक दूसरे को अच्छे से बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट ऐसा बनाना है, वे ऐसा बनाना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से यह जो प्रोजेक्ट विधि है वो व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने का दावा करने वाली पद्धति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन का आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन का, ताकि आप लोगों को याद रहे, आप लोगों को परीक्षा हाल में भी मेरी आवाज़ गूंजेगी कि मैडम ने ऐसा बताया था। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। यदि बालक ने यौन प्रवृत्ति से संबंधित कोई अपराध किया है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, यह तो क्वेश्चन थोड़ी अलग है। ठीक, तो देखिए, यदि बालक ने यौन प्रवृत्ति से संबंधित कोई अपराध किया है तो आप क्या करेंगे? तो माता पिता से शिकायत करेंगे या पीटेंगे? उसे नाट्य, साहित्यकार, नृत्य व काव्य की तरफ मोड़ा जा सकता है, या उपयुक्त सभी करेंगे? तो सोचिए फ्रेंड्स कि क्या करेंगे। यदि आप टीचर हैं और यदि बालक यौन प्रवृत्ति से संबंधित कोई अपराध कर रहा है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसे नाट्य, साहित्यकार, नृत्य व काव्य की तरफ मोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा सा पर। ठीक है, माता पिता से शिकायत करेंगे तो क्या करेंगे, बच्चा और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। पीटेंगे तो बच्चा और ज़्यादा डर जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा छोटा है। ठीक है ना, तो प्रवृत्ति बोल रहा है ना, तो प्रवृत्ति समझ रहे हो ना, तो यौन प्रवृत्ति से संबंधित कोई अपराध करता है। ठीक है ना, तो अपराध छोटे बालकों के लिए अपराध शब्द बहुत बड़ा रहता है, लेकिन अपराध छोटे छोटे अपराध होते हैं। ठीक है ना, बालकों के लिए, तो उसके साथ में हम एक कार्य करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, नियमित शिक्षक व विशेषज्ञ कम सुनने वालों को किन साधनों से पढ़ाते हैं? तो जो शिक्षक होते हैं फ्रेंड्स और विशेषज्ञ हैं, वह कम सुनने वाले जो बच्चे होते हैं तो उनको किन साधनों से पढ़ाते हैं? ठीक है, कैसे होते हैं कम सुनने वाले? तो आप कम सुनते हैं तो उनको क्या करेंगे? उनके लिए देखिए वाणी उपचार। तो यदि मान लो वाणी उपचार नहीं, टीचर वाणी उपचार करेंगे तब करेंगे। ठीक है, लेकिन पढ़ा तो रहे हैं। ठीक है, तो वाणी उपचार नहीं करेंगे। टेप रिकॉर्डर से नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम उनके लिए कि बच्चे सुन नहीं पा रहा है तो हम क्या करेंगे, सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे। तुरंत के लिए क्या करेंगे, हम सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा, वह जाएगा हमारा सा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो जो सामान्य बालक होता है फ्रेंड्स, उसकी जो बुद्धि लब्धि होती है वह होती है, ये तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल आंखों में रखो इनको, कि यह जो उनकी बुद्धि जो लब्धि होती है वह 90 से 110 होती है। ठीक है, 90 से 110 भी आ जाती है फ्रेंड्स, 110। ठीक है, कई मनोवैज्ञानिकों ने 100 है, 90 से 100 की भी रखी है। ठीक है, कहीं ने 90 से 110 रखी है। ठीक, तो यह जो आंसर होगा आपका वह जाएगा पापड़। ठीक है, 80 से 90 के जो बीच में जो रहेंगे ना फ्रेंड्स, वह रहेंगे पिछड़ा वर्ग के, पिछड़ा वर्ग भूल गए, पिछड़ा बालक। ठीक है ना, 110 से जो ऊपर रहेंगे वो प्रतिभाशाली बालक रहेंगे। ठीक है, और जो 80 से कम रहेंगे फ्रेंड्स, वह मतलब उसमें आएंगे, मूर्ख बुद्धि में आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए, पोलियोग्रस्त एक बालक को शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों की किस श्रेणी में रखा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, पोलियोग्रस्त है एक बालक। ठीक है, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों की किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो शारीरिक रूप से जो विशिष्ट बालक हैं उनकी किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो देखिए, सांवेदिक रूप से विकलांग, एक मिनट,
क्या उसको सांवेदिक रूप से विकलांग बालकों के लिए रखा जाएगा, या गति रूप से विकलांग बालकों की, या बहुविकलांग बालकों की, या अन्य के साथ रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स यह जो रखा जाएगा वह रखा जाएगा गति रूप से विकलांग बालकों के लिए, बालकों के साथ में। ठीक है, गति रूप से मतलब वह गति नहीं कर सकते, वह चल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बालकों के लिए, बालकों के साथ में उस बालक को रखा जाएगा, श्रेणी में रखा जाएगा मतलब। ठीक है ना। सांवेदिक समझते हो, सांवेदिक रूप से, भावनात्मक रूप से जो रहते हैं ना, बहुविकलांग मतलब जो एक अनेक तरीके से जो विकलांग रहते हैं, लेकिन हम उसको गति है मतलब वह सिर्फ गति नहीं कर पाता, पोलियोग्रस्त बालक वह चल नहीं पाता, तो इसलिए उसको गति रूप से विकलांग बालक में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तिरस्कृत बालक की समस्या का कारण हो सकता है, तिरस्कृत। ठीक है, तिरस्कृत बालक की, तिरस्कार हो गया, अपमान हो गया है ना उसका, तो तिरस्कृत जो बालक है उसको बालक की समस्या का कारण हो सकता है। तो उसका क्या कारण हो सकता है फ्रेंड्स? परिवार का निम्न आर्थिक स्तर हो सकता है क्या? ठीक है, या बालकों को झूठ बोलने की आदत होती है, यह हो सकता है। बालक के द्वारा कानून की अवहेलना, तब बालक छोटा है, कानून की क्या अवहेलना करेगा, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। माता पिता की आपसी लड़ाई, ठीक है, तो यह कारण हो सकता है, माता पिता की आपसी लड़ाई हो सकती है, इसलिए उस बालक को क्या करते, तिरस्कृत बालक की यह समस्या का कारण हो सकता है। ठीक है ना। परिवार का निम्न स्तर नहीं हो सकता तिरस्कृत बालक, यदि माता पिता अच्छे हैं, ठीक है, माता पिता अच्छे हैं और उनके घर परिवार में लड़ाई आपसी नहीं होती है, बहुत अच्छे उनके माता पिता, तो बालक तिरस्कृत होगा क्या? नहीं होगा ना, है ना। झूठ बोलने वाले की आदत वह तिरस्कृत नहीं हो सकता है, कानून की अवहेलना करने वाला तिरस्कृत नहीं हो सकता। तिरस्कृत कब होगा बालक? जब माता पिता की लड़ाई हो। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। आप प्राथमिक विद्यालय में अकेले अध्यापक हैं, आप कक्षाओं को पढ़ाने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो प्राथमिक विद्यालय में अकेले आलक है, मतलब आपको प्राथमिक विद्यालय की 1 से लेकर 5 कक्षाएं पढ़ाना है, ठीक, और आप अकेले हैं, तो कौन सी विधि का आप इस्तेमाल करेंगे कि बच्चे पढ़ जाएं? तो देखिए आगमन विधि का इस्तेमाल करेंगे तो नहीं करेंगे आगमन विधि का इस्तेमाल, क्योंकि आगमन विधि में क्या करते हैं, पहले उदाहरण देते हैं। अब हर बच्चा एक जैसा थोड़ी ना होता है ना। हम 1 से 5 क्लास के बच्चों को साथ में बिठाले हुए हैं, सबका अलग अलग पाठ्यक्रम होगा, ठीक है, अलग अलग समझ होगी, तो मतलब आगमन विधि का नहीं कर सकते। निगमन विधि में नियम दे के वह भी नहीं, प्रदर्शन विधि के द्वारा भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रदर्शन विधि भी हमें इस्तेमाल करेंगे तब 1 से बालक हों, एक ही कक्षा के बालक हों, ठीक है, या उनका मेंटल लेवल लगभग सभी लोग समझदार हों। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अभिक्रमित अनुदेशन विधि का इस्तेमाल करेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन विधि का हम इस्तेमाल करेंगे जब हम अकेले अध्यापक हो विद्यालय में और सारी कक्षाओं को एक साथ बिठाल के पढ़ाना हो, तो किस विधि का उपयोग करेंगे? हम करेंगे अभिक्रमित विधि का उपयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 पर आए गए। सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होते हैं। जो सामान्य बालक होते हैं फ्रेंड्स वह संवेगात्मक रूप से होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए संवेगात्मक रूप से वो संतुलित होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रतिभाशाली बालक संवेगात्मक रूप से होते हैं, तो बेटा प्रतिभाशाली बालक जो संवेगात्मक रूप से होते हैं वो असंतुलित होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके संवेग जो होते हैं ना असंतुलित होते हैं, तीव्र होते हैं, ठीक है, तीव्र भी होते हैं और असंतुलित भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए जन्मजात शारीरिक विकलांगता का कारण है। तो देखिए फ्रेंड्स जन्मजात शारीरिक विकलांगता का वह जो कारण है वह है, देखिए गुणसूत्रों का असमान संयोग। ठीक है, गुणसूत्रों का असमान संयोग होगा तब भी बालक जन्मजात विकलांग होगा। भ्रूणावस्था में माँ के शरीर पर दवाओं एक्स किरणों के प्रयोग, ठीक है, तो यदि वह भ्रूणावस्था में है, ठीक है, यदि बालक भ्रूणावस्था में है, पेट में है, ठीक है, तो माँ की मान लो तबीयत खराब हो जाती है, ठीक, तो और डॉक्टर उसको क्या करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, ठीक है, एक्सरे करते हैं, तो उसके कारण
बच्चे पर दवाइयों का और एक्सरे के किरणों का प्रभाव पड़ता है, तो इसके कारण भी बालक विकलांग हो सकता है। ठीक है, और माँ का एड्स से ग्रसित होना, यदि एड्स से माँ ग्रसित है तो उससे भी बालक विकलांग होता है। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा फ्रेंड्स वह जाएगा द उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं फ्रेंड्स। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एक एक क्वेश्चन के। ठीक है फ्रेंड्स, देर जरूर लगेगी, उस पर मत जाओ, क्योंकि अपन लोगों को क्या करना है, पढ़ना ही है। ठीक है, यदि हम समय देंगे, हम टाइम देंगे तो हम वो चीज़ कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है ना, यदि हम समय नहीं देंगे, टाइम भी नहीं देंगे तो हम पढ़ पाएंगे क्या, नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, पढ़ ही रहे हो। ठीक है ना, तो ये मत सोचना कि इतना समय बर्बाद हो गया, तो समय आपका बर्बाद नहीं हो रहा है, आप लोगों का समय गेन हो रहा है कि आप लोग देखो, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग इन चीज़ों इनसे क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जब भी आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा, जब आप एग्जाम में बैठोगे तुरंत आप लोगों के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है ना, आप लोगों की आंखें ऑप्शन नहीं देखेंगी, आप लोगों की आंखें सिर्फ ये देखेंगी कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और ये आंसर है इसका, तो आप वो आंसर ढूंढोगे उसमें। ठीक है ना, हमको ऐसा पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 33। सामान्यतः बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण आरंभ करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, बालक किस आयु में ध्वनि का उच्चारण आरंभ करता है? ठीक है, क्या करता है, ध्वनि उच्चारण आरंभ करता है। तो 6 माह में करता है या 9 से 15 माह में? 9 से 15 माह में तो बालक बोलने लगता है। ठीक है, 18 माह में भी बालक 1-2 शब्द बोल लेता है, 2 वर्ष में तो और ज़्यादा बात करने लगता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह रहेगा फ्रेंड्स 9 से 15 माह में। ठीक है, 9 से 15 माह में। ठीक है, 6 माह में फ्रेंड्स इसका आप लोग देख लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो ऑप्शन जो रहेगा वह जाएगा 9 माह में, क्योंकि 6 माह में, सॉरी 6 माह में बालक क्या करने लगता है, ध्वनि उच्चारण करने लगता है। ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर जो दिया हुआ है वह दिया गया है 9 से 15 माह। ठीक है, तो आप लोग दोनों ही याद रख लेना और इसको देखने की कोशिश करना, ढूंढना कि 9 माह 6 माह है कि 9। ठीक है, 9 माह है। तो अभी तो हम इसका जो ऑप्शन जो राइट ऑप्शन जाएगा वह हम मानेंगे 9 से 15 माह ही मानेंगे, क्योंकि हमने बच्चों को देखा है कि बच्चे 9 से 15 माह में बच्चे छोटे छोटे शब्द बोलने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि 6 माह या 9 माह है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है 9 माह ही इसका जो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो 9 माह से 15 माह के बीच में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी संस्था चक्षु विकलांगों के लिए कार्य करने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक संरचनाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करती है? तो देखिए फ्रेंड्स, चक्षु विकलांग मतलब किसी को तो चक्षु का नाम भी नहीं पता होगा, तो चक्षु का मतलब होता है नेत्र या आँख। ठीक है, तो चक्षु विकलांगों के लिए कार्य करने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक संरचनाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करती है, तो वह कौन सी संस्था है? देखिए, राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्था है क्या, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, या दृष्टिहीन विकलांग संस्था, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड जो संस्था है वो चक्षु विकलांगों के लिए कार्य करने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक संरचनाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करती है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको याद रखना और शायद नोट भी कर लेना। ठीक, देखिए रीढ़ की हड्डियों में विकृति कैसे निरूपण का उदाहरण है? तो देखिए, रीढ़ की जो हड्डी है उसमें जो विकृति है, तो उसको कैसे पता करेंगे कि रीढ़ की हड्डी में विकृति है, कैसे निरूपित करेंगे? ठीक है, तो क्या बौद्धिक निरूपण के द्वारा, घोष निरूपण के द्वारा, स्नायुविक निरूपण के द्वारा, या वंशगत निरूपण के द्वारा? तो देखिए फ्रेंड, बौद्धिक निरूपण के द्वारा नहीं पता कर सकते क्योंकि शारीरिक विकलांगता है। ठीक है, शारीरिक विकृति है। घोष यह भी नहीं कर सकते। वंशगत कैसे करेंगे? ठीक है, तो यह है फ्रेंड्स हमारी स्नायुविक निरूपण। यह जो राइट ऑप्शन जो हमारा जाएगा वह जाएगा हमारा सा पर, स्नायुविक निरूपण है, हम रीढ़ की हड्डी की विकृति का निरूपण का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, एक मिनट सुनिए कि जैसे अभी आप लोग क्वेश्चन जो लगाते हैं कि कौन सा है और कौन सा नहीं है, मैं आप लोगों को से बार बार यही बोलती हूँ कि कौन सा है, तो हम सबसे पहले हम उस चीज़ के बारे में पता करेंगे कि कौन सा हो सकता है। यदि है के बारे में पतेंगे करें मालूम होगा तो हम है वाले देखेंगे, और कौन सा नहीं है तो नहीं वाले पहले देख लेंगे कि हाँ इसमें से कौन से हैं पहले या कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव आप लोग चूज़ कीजिएगा। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का? तो फ्रेंड्स, जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वह विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है। वह है फ्रेंड्स हमारा 41 से 46, 41 से 46। ठीक है, 41 से 41 से 46 अनुच्छेद जो है विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसा पाया गया है कि वंशानुक्रम के कारण एक परिवार के बच्चे चित्रकला में दक्ष होते हैं यदि उस परिवार के एक बच्चे को कुम्हार के परिवार में बचपन से ही पाला जाए। ठीक है, ऐसा पाया गया है, मतलब खोजों के द्वारा या प्रक्षेपणों के द्वारा यह सब पाया जाता है कि वंशानुक्रम के कारण यदि मान लो किसी परिवार में कोई चित्रकला से दक्ष है, ठीक है, कारण एक परिवार के बच्चे चित्रकला में दक्ष होते हैं यदि उस परिवार के एक बच्चे को कुम्हार के परिवार में बचपन से ही पाला जाए तो क्या होगा? यदि बचपन से ही पाला जाए तो देखिए फ्रेंड्स, तो यह होगा कि वह बच्चा चित्रकला में परिवार के अन्य बच्चों की तरह दक्ष होगा। ऐसा होगा क्या? वह बच्चा कुम्हार के काम में दक्ष होगा, उसकी प्रकृति प्रतिभा का दमन हो जाएगा, वह बच्चा मस्तिष्क विकारों का शिकार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा फ्रेंड्स, देखिए, उसकी प्राकृतिक प्रतिभा का दमन हो जाएगा। ठीक है ना, इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा? उसकी प्राकृतिक प्रतिभा का दमन हो जाएगा। उसको मतलब जो प्रतिभा मिली है क्योंकि वो कुम्हार के घर पहुंच गया है। ठीक है, प्रतिभा तब निखरती है जब उसको क्या मिलता है? कुछ सपोर्ट मिलता है, आगे उसके लिए रास्ता मिलता है। ठीक है, तो वह तो उसको बिल्कुल अपोजिट मिल गया, तो वहाँ थोड़ी ना उसको कलर मिलेंगे या ड्राइंग बोर्ड मिलेगा या उसको कोई सुविधा मिलेगी। उस वहाँ तो मिट्टी है, ठीक है, वहाँ तो घड़े बनेंगे। ठीक, तो इसलिए उसकी क्या होगी? प्राकृतिक प्रतिभा का क्या हो जाएगा? दमन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रतिभा परिस्थिति अथवा संयोग से उत्पन्न होती है, यह प्रतिभा संपन्नता का कौन सा सिद्धांत है? तो देखो, कहा गया है कि प्रतिभा होती है वह परिस्थिति अथवा संयोग से उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रतिभा परिस्थिति और संयोग से उत्पन्न होती है, यह प्रतिभा संपन्न का कौन सा सिद्धांत है? तो देखिए, रोग विज्ञानात्मक विज्ञान है का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक या गुणात्मक उत्कृष्टात्मक सिद्धांत या मात्रात्मक उत्कृष्टात्मक सिद्धांत। तो आपका जो राइट ऑप्शन रहेगा वह रहेगा फ्रेंड्स, देखिए, प्रतिभा मतलब होता है गुण। ठीक है, अगर परिस्थितियों में ऐसा डाल दिया जाए तो उसका वह प्रतिभा से मतलब उत्पन्न होने लगेगी उसमें। ठीक है, और कितना भी प्रतिभाशाली बालक हो, उसको यदि वातावरण का महत्व होता है, ठीक है, ऐसे वातावरण में रखा जाए तो उसकी मतलब निम्न उच्च स्तरीय बालक को यदि निम्न स्तरीय वातावरण में रखा जाए तो उसकी प्रतिभा कैसी होगी? प्रतिभा का दमन होगा, वह नहीं सीख पाएगा। लेकिन यदि उसको उच्च मतलब अच्छे वातावरण में रखा जाए, ठीक है, तो उसके गुणों का क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो है प्रतिभाओं में गुण विकास के लिए वातावरण का भी विशेष महत्व होता है। तो इसलिए देखिए, इसमें गुण पूछा गया, प्रतिभा परिस्थिति, तो इसमें होगा फ्रेंड्स गुणात्मक उत्कृष्टात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो प्रतिभा संपन्न का जो है सिद्धांत है।
क्योंकि प्रतिभा फ्रेंड्स देखिए मात्रात्मक उत्कृष्टता भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, प्रतिभा कैसी है फ्रेंड्स, अमूर्त होती है, दिखाई नहीं देती है। ठीक है, जैसे बुद्धि दिखाई नहीं देती, अमूर्त होती है, तो उसी प्रकार से प्रतिभा भी अमूर्त होती है, वो दिखाई नहीं देती। इसलिए जो मात्रात्मक जो है, इस मात्रात्मक को तो हम गिन सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या प्रतिभा को गिना जा सकता है, काउंटिंग की जा सकती है? नहीं की जा सकती है ना, है ना। तो गुणात्मक उत्कृष्टतात्मक सिद्धांत ही इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। मिश्रित प्रकार का बुद्धि परीक्षण भारत में पहली बार किसके द्वारा दिया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्रित प्रकार का बुद्धि परीक्षण भारत में पहली बार किसके द्वारा दिया गया? ठीक, तो किसके द्वारा दिया गया फ्रेंड्स? इसका जो ऑप्शन होगा हमारा प्रिमिला पाठक या एन शर्मा या पी.एन. मल्होत्रा या ओझा एवं चौधरी। तो यह किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था फ्रेंड्स पी.एन. मल्होत्रा के द्वारा। ठीक है, मिश्रित प्रकार का बुद्धि परीक्षण जो हुए भारत में पहली बार, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा दिया गया? पी.एन. मल्होत्रा के द्वारा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विकलांग बालक प्राहा होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, विकलांग बालक कैसे होते हैं? प्राहा, ठीक है, हमेशा कैसे होते हैं जो विकलांग बालक होते हैं? कुसुमायोजित होते हैं क्या, या असंतुलित होते हैं, या कुसुमायोजित या समायोजित? कैसे होते हैं फ्रेंड्स? यह होते हैं, एक मिनट, यह होते कुसुमायोजित, क्योंकि विकलांग होते हैं ना, तो समायोजित तो नहीं हो सकते, ना ही असंतुलित हो सकते हैं, कुसुमायोजित होते हैं। मतलब यह अपने समय का आयोजन ठीक से नहीं कर पाते हैं, कुसुमायोजित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है, यह कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो यह स्थित है फ्रेंड्स, यह है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। देखो कंफ्यूज करने के लिए फैजाबाद भी लगा दिया, फिरोजाबाद भी लगा दिया। ठीक है, बांग्लादेश तो चलो अलग है, कोई बात नहीं, तो राष्ट्रीय अपने राष्ट्र से दूर है ना, तो यह तो हो नहीं सकता। लेकिन राष्ट्रीय मानसिक जो विकलांग संस्थान है फ्रेंड्स, वह है हैदराबाद में। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ गए हम। चलिए देखते हैं। शिक्षा या किसी विषय के प्रति उदासीन तथा निम्न उपलब्धि वाले वे सभी बालक जो अपनी आयु स्तर के समान क्षमताओं वाले बालकों से शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं, वे कहलाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बताया था ना कि शिक्षा या किसी विषय के प्रति उदासीन रहते हैं बालक, निम्न उपलब्धि भी मिलती है उनको, है ना, और अपनी आयु स्तर के समान क्षमताओं वाले बालकों से शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं, वो कहलाते हैं फ्रेंड्स पिछड़े बालक। कौन से बालक कहलाते हैं? पिछड़े बालक। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा वह चला जाएगा बी पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगोलिज्म होता है, मंगोलिज्म होता है, क्या होता है मंगोलिज्म? मानसिक रोग होता है क्या मंगोलिज्म? है ना, तो मंगोलिज्म क्या किसको बोलते हैं? कि मानसिक रोगी को मंगोलिज्म बोलते हैं फ्रेंड्स। मानसिक रोगी को बोलते हैं, या समस्यात्मक बालक को बोलते हैं, या किशोर अपराध बालक को बोलते हैं, या मंदबुद्धि बालक को बोलते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, मंगोलिज्म बोलते हैं मंदबुद्धि बालक को, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जाएगा दा पर। ठीक है, मंगोलिज्म माँ और मंद मंगोलिज्म। ठीक, मंगोलिज्म किसको बोलते हैं? मंदबुद्धि बालक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44। पिछड़ापन बालक की सीखने की किस गति का द्योतक है? जो पिछड़ापन होता है फ्रेंड्स, पिछड़ा बालक हो गया क्लास में, है ना, अपने समान बालकों के साथ में वह कैसा होता है? पिछड़ जाता है। तो की गति का द्योतक है, उसकी गति का क्या द्योतक है? तो तीव्र गति है क्या उसकी? तीव्र गति होती तो कैसे पिछड़ता? नहीं ना,
औसत गति है, औसत होती तब भी नहीं पिछड़ता। गुणांक की गति है, मतलब दुगना कर रहा है क्या? नहीं, मंद गति से सीख रहा है, अपनी गति को मंद किए हुए है। ठीक है, पिछड़ा बालक अपनी गति को क्या किए हुए? मंद किए हुए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 44 पर देखते हैं, बर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत पिछड़े बालकों में पिछड़ापन का कारण मंद दैहिक विकास है? तो जो बर्ट महोदय हैं, है ना, उनके कारण कितने प्रतिशत बालकों में पिछड़ेपन का कारण मंद दैहिक विकास है? मंद दैहिक विकास मतलब उनकी शरीर का जो विकास हो रहा है क्या मंद गति से हो रहा है क्या, इसलिए वो पिछड़े हैं? ठीक है, तो कितने प्रतिशत बालक पिछड़े हैं? तो क्या 90% बालक पिछड़े होते हैं क्या अपनी दैहिक गति के कारण? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स, वह जाएगा हमारा 80% पर। ठीक है, तो 80% बालक जो होते हैं उनकी गति मंद होती है। क्यों होती है सीखने की गति? पिछड़ेपन का कारण क्या होता है उनका? मंद दैहिक विकास, मतलब उनके जो शरीर का जो विकास होता है ना, वह धीमी गति से होता है, या फिर मतलब यह बोल सकते हैं कि उनको प्रॉपर उनका वातावरण नहीं मिल पाता, इसलिए वो पिछड़ जाते हैं। ठीक है ना बालक? तो यह जो होगा 80% जो बालक होते हैं वो उनकी पिछड़ेपन का कारण होता है मंद दैहिक विकास। नेक्स्ट आते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षकों को होना चाहिए। जो प्रतिभाशाली बालक हैं फ्रेंड्स, उनके जो टीचर हैं वो पढ़ाते हैं, उनको कैसा होना चाहिए? उनको अंतर्मुखी, तो अंतर्मुखी नहीं पढ़ा पाएंगे प्रतिभाशाली बालकों को। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों को अंतर्मुखी बालक टीचर नहीं पढ़ा पाएंगे। उभयमुखी भी नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बहिर्मुखी होना चाहिए। बहिर्मुखी मतलब मिलनसार होना चाहिए, बच्चों के ध्यान रखने वाला होना चाहिए, बच्चों की परेशानी, बच्चों की समस्याओं का, है ना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखने वाला होना चाहिए। तो बहिर्मुखी होना चाहिए टीचर को। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 47 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा जन्म पूर्व मानसिक मंदता का कारण नहीं है? तो देखिए कौन सा जो है जन्म के पूर्व मानसिक मंदता का कारण नहीं है। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं कि जन्म के पूर्व मानसिक मंदता का कारण है। ठीक, तो अभी हमने पढ़ा था, ठीक, आगे पढ़ा था कि भाई यदि माँ को बीमार हो जाए तो औषधियाँ भी कारण होती हैं उसकी मानसिक मंदता का, पिछड़ेपन का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 47 का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, औषधि हो सकती है, विकिरण हमने आप बताया था आप लोगों को, एक्स किरणों का यदि एक्सरे वगैरह हो तो मतलब बच्चों में विकलांग हो सकते हैं, मंदता आ सकती है ना। अनुवांशिक एवं चयापचयन, तो आनुवांशिकता भी कारण होता है। ठीक है, और आकस्मिक मस्तिष्क क्षति, यह जो कारण होता है फ्रेंड्स, यह जन्म पूर्व मानसिक मंदता का कारण नहीं होता, आकस्मिक मानसिक क्षति। तो राइट ऑप्शन हमारा जाएगा बी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। मानसिक मंदता के लिए बुद्धि लब्धि की सीमा है। मानसिक मंदता, ठीक है, तो मानसिक मंदता के लिए बुद्धि लब्धि की जो सीमा की गई है वह की गई है क्या 70 की गई है, या 80 से 90, 85 से 90 की गई है, या 75 की गई है, या 100 की गई है? तो यह की गई है फ्रेंड्स 70। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा रहेगा, वह जाएगा हमारा ए पर। मानसिक मंदता के लिए बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 70। ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रख लेना कि मानसिक मंदता के लिए इतनी होती है, 70 होती है। सामान्य बालक के लिए 90 से 100 के बीच में होती है, 110 तक के बीच में होती है ना। प्रतिभाशाली बालकों की 130 से 140 के बीच में होती है बुद्धि लब्धि। तो आप लोग इनको याद रखना, और सूत्र भी इनका बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वह भी याद रखना कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है ना, तो वह याद रख लेना। वह देखिए हम आप लोगों को बुद्धि लब्धि का सूत्र बता देते हैं। तो सबसे पहले आती है, ऊपर आता है हमारा मानसिक आयु, ऊपर आती है, और जो हमारी आयु रहती है, ठीक है, जो वर्तमान आयु रहती है हमारी, जो हमारी एज रहती है, ठीक है, तो वह रहती है, और इसमें 100 का गुणा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह हमारी जो होती है सूत्र, बुद्धि लब्धि का सूत्र निकालने का
बुद्धि लब्धि का ये सूत्र होता है। क्योंकि यदि आप लोगों को दे दी जाए कि किसी बालक की जो मानसिक आयु है मतलब उसकी मानसिक आयु है उसकी जो आयु है एज है उसकी मतलब 5 साल का बच्चा है और उसकी जो मानसिक आयु है वह